नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक शिक्षण संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं रमेश शर्मा, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज हमने बात करेंगे कक्षा 12 के यूनिट फेस्ट, जिसमें 1 से लेकर 4 चैप्टर है। प्रिय विद्यार्थियों, इस यूनिट में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न आते हैं फॉर मार्क्स, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो चैप्टर फर्स्ट की अपने बात करते हैं इस यूनिट में। पहला चैप्टर जो है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो आवर्तबीजी, जिसका मतलब नाम से स्पष्ट है, आवर्तबीजी का मतलब होता है जिनमें सीड कोट पाया जाता है। आवर्तबीजी पाद वे पौधे जिनमें बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। आवर्तबीजी पादपों में सबसे पहले अपने बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। आवर्तबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है अल्टरनेशन जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? एकांतरण का मतलब समझिए, एक के बाद एक पीढ़ी आती है, यानी इनमें 2 पीढ़ियां पाई जाती है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मकोद्भिद। द्विगुणित बीजाणुद्भिद को कहते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और दूसरी है हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। इसमें जो मुख्य प्रभावी पीढ़ी होती है वो पीढ़ी होती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो मुख्य प्लांट होता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, जिसमें पौधा जड़, तना, पत्ती, पुष्प इन भागों में विभक्त होता है। और दूसरी पीढ़ी है अगुणित युग्मकोद्भिद यानी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो होता है वो इस पर आश्रित रहता है, यानी बीजाणुद्भिद पर युग्मकोद्भिद है वो आश्रित रहता है। कुछ समय के लिए ये पीढ़ी आती है। तो अपने बात करते हैं कि इनमें एक के बाद एक पीढ़ी किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, यानी क्रमबद्ध रूप से पाई जाती हैं। तो जैसे ये प्लांट है, ये मुख्य प्लांट है जिसमें द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प ये सभी भागों में ये विभक्त है। अब इसमें पुष्प का जो निर्माण होता है, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया के लिए पुष्प को धारण करते हैं और इस पुष्प के अंदर अनिवार्य चक्र के रूप में जनन अंग पाए जाते हैं। नर जन्नांग के रूप में पुमंग, मादा जन्नांग के रूप में जायांग पाया जाता है। पुमंग और जायांग दोनों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुमंग में नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है और जायांग में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है। जब परागण की क्रिया होती है, परागण के बाद नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होगा। ये प्रक्रिया कहलाएगी निषेचन। निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज परिवर्तन होकर भ्रूण का विकास करेगा। ये भ्रूण बीज के अंदर रहेगा। जब बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो उसके बाद में नए प्लांट का निर्माण करेगा और नया प्लांट वापस क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये पुष्प के जो भाग है, यहाँ तक तो ये थी द्विगुणित बीजाणुद्भिद और इसके बाद में परागकण और मादा युग्मकोद्भिद का जब निर्माण हुआ, वो निर्माण की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या n रह जाती है, यानी आधी रह जाती है। और यहाँ पर है ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट यानी अगुणित युग्मकोद्भिद। तो ये द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो मुख्य पीढ़ी है इसकी, ये देखिए यहाँ पर पुष्प है और ये पुष्प के नर जन्नांग और मादा जन्नांग है। यहाँ तक द्विगुणित बीजाणुद्भिद है। इसके बाद में जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो ये परागकण और मादा युग्मकोद्भिद बन रहा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। और यहाँ के बाद में वापस निषेचन की क्रिया के बाद में क्या हो जाती है? द्विगुणित हो जाती है और वापस
कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है? द्विगुणित बीजाणुद्भिद। तो हम कह सकते हैं कि ये पीढ़ी यहाँ पर बीजाणुद्भिद थी और इसके बाद में ये आ गई युग्मकोद्भिद, यानी ये छोटी सी अवस्था, छोटी सी स्टेज आई है बीच में, और इसके बाद में ये वापस पीढ़ी कौन सी आ गई? बीजाणुद्भिद। तो बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, वापस बीजाणुद्भिद, एक के बाद में एक पीढ़ी क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है, जिसको अपने कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन जनरेशन। अब अपने बात करते हैं आगे आवर्तबीजी पादपों में जनन। देखिए, जनन का मतलब है सजीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की घटना जो है वो जनन कहलाती है। आवर्तबीजी पादपों में जो जनन है वो दो प्रकार का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का मतलब है अलैंगिक जनन का मतलब है एक ही जनक द्वारा बिना किसी युग्मक निर्माण के, यानी युग्मक निर्माण की क्रिया नहीं होती है। इसका मतलब है इसमें अर्शोत्तरी विभाजन और युग्मक संलयन दोनों ही प्रोसेस नहीं पाई जाती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कलोन कहलाती है। कलोन का मतलब है एक पेड़ की जिस प्रकार सभी शाखाएं समान होती है, उसी प्रकार कलोन द्वारा उत्पन्न संतति भी क्या होती है? समान होती है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक की समान होती है, अतः इसे कलोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होगा, अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता को अपने कहेंगे एगेमोस्पर्मी, यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास हो जाता है। कई बार आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया न होकर सीधे ही भ्रूण का विकास हो जाता है, चाहे एंटीपोडल सेल के द्वारा हो, चाहे अन्य किसी कोशिका के द्वारा हो, सीधे ही भ्रूण का विकास हो जाता है और बीज बन जाता है। दूसरा है कायिक प्रवर्धन। पौधे के किसी भी कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का विकास कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन जो है वो दो प्रकार का होगा, दो विधियों द्वारा होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब है नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो प्रकृति में होता है। तो ये कौन कौन से भागों द्वारा होगा? तने द्वारा बाय स्टेम, जड़ों द्वारा बाय रूट, पत्ती द्वारा बाय लीफ, जननांगों द्वारा बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तने द्वारा की अगर अपने बात करें, कंद होता है आलू के अंदर, यानी आलू में जितनी आंखें होती है, आलू को काटकर उनको उगाया जाए तो उनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। अगर आलू के बीजों से आलू ने प्राप्त करें तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो कायिक जनन द्वारा एक आलू के 4, 5, 6, 7 जितने भी टुकड़े करके अगर अपने बो दें तो उनसे बहुत सारे पौधे विकसित की जा सकते हैं। परकंद, अदरक, घनकंद, अरबी, सलगकंद, ये लहसुन में पाया जाता है। तो ये सभी जो तने हैं वो भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अर्धवायवीय तन, यानी तनों को अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। अर्धवायवीय तने में ऊपरी भूस्तारी जिसमें घास आ जाती है, अंतः भूस्तारी जिसके अंदर आता है पुदीना, भूस्तारी स्ट्रॉबेरी और भूस्तारी का जलकुंभी इसका उदाहरण है। अब अपने बात करें जड़ों द्वारा भी कायिक जनन होता है। और डियर फ्रेंड्स, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूसला मूल। मूसला मूल का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पौधे का मुख्य भाग है और इससे एक ही जड़ निकलती है और इससे ये मुख्य जड़ होगी और इससे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है, तो इसको कहेंगे हमने मूसला मूल या टेप रूट। और ये पाई जाती है नीम के अंदर।
यानी पौधे की जड़ को काटा हमने और काट करके और उसको लगा दिया, कुछ समय बाद में ये जर्मिनेट होकर नए पादप का विकास करती है। अपस्थानिक जड़ों में जब पर्रोए के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से जड़ों का विकास होता है और इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, जैसे मान लो बाजरे का पौधा है, उसको उखाड़ कर अपने देखें नीचे बाल से जो जड़ें दिखाई देती है, रेशेदार जड़ें, ये अपस्थानिक जड़ें। तो अपस्थानिक जड़ों द्वारा जो कायिक जनन की क्रिया होती है वो होती है शकरकंद में पत्ती द्वारा कायिक जनन। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा भी कायिक जनन की क्रिया होती है। ये अपने बात करें ब्रायोफिलम, यह जो पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा की पत्ती में पत्ती द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके लिए अगर हमने बात करें, जैसे मान लो ये पत्ती है पत्थर चट्टा की और ये पत्ती टूटकर भूमि में गिर जाती है, इसके ऊपर मिट्टी में दब जाती है, कुछ समय पश्चात इसमें जड़ें निकल जाती हैं और ऊपर की तरफ अंकुरित हो जाती है, कलिका का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे नए पादप का निर्माण करती है। जननांगों द्वारा कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं द्वारा या पत्र कलिकाओं द्वारा भी कायिक जनन की क्रिया पाई जाती है। यह होता है रामबास रतालू के अंदर। तो हमने देखा प्राकृतिक विधियों में तने द्वारा, जिसके अंदर कंद, आलू, परकंद, अदरक, घनकंद, अरबी, सलकंद, लहसुन, ये सभी भूमिगत तने हैं। दूसरा आपने बात करें अर्धवायवीय तनों की, तो ऊपरी भूस्तारी घास, अंतर भूस्तारी पुदीना और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी, भूस्तारी का जलकुंभी। जड़ों द्वारा कायिक जनन की क्रिया, जड़ों में दो प्रकार की जड़ें बताई, मूसला मूल नीम के अंदर कायिक जनन पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ों द्वारा शकरकंद और एक डहेलिया और है, उसके अंदर भी कायिक जनन की क्रिया होती है। पत्ती द्वारा कायिक जनन ब्रायोफिलम और बिगोनिया के अंदर पाया जाता है। जननांगों द्वारा रामबास और रतालू, इनके अंदर कायिक जनन की क्रिया होती है। अब हमने बात करते हैं कृत्रिम विधियों के बारे में। आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा कायिक जनन करवाया जा सकता है, और ये कायिक जनन की जो क्रिया है, आर्टिफिशियल मेथड जो है, ये व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है, नए पौधों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद में आगे देखिए कृत्रिम जो विधियां हैं कायिक जनन की, उनके बारे में अपने बात करते हैं। कृत्रिम विधियां तीन तरह की होगी। कर्तन, जिसको अपने कहेंगे कटिंग, यानी पौधे का कोई भी भाग काट करके और उससे अपने नया पादप बना सकते हैं। दूसरा है दाब लगाना, ये विधि काम में ली जाती है। तीसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। तो अपने पहली विधि की बात करते हैं, कर्तन या कटिंग। इसके अंदर ये दो प्रकार की होगी। एक तो है स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन, और दूसरी है रूट कटिंग या मूल कर्तन। स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन की अगर अपने बात करें तो इसमें तने को काट करके और नए पौधे का विकास किया जा सकता है। ये विधि पाई जाती है गन्ना और अंगूर, इनके द्वारा नए प्लांट विकसित किया जा सकता है। दूसरा है मूल कर्तन, जब पौधे की जड़ को काट करके उससे अपने नया प्लांट बना सकते हैं, कायिक जनन करवा सकते हैं व्यापारिक उत्पादन के लिए। तो ये नींबू, अमरूद, इनमें पाया जाता है। अब शीशम के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। टाली की जड़ को अपने काट करके भूमि में गाड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात उसका जर्मिनेशन हो जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नए पादप बन जाता है। अब इसके बाद में दूसरी विधि है दाब लगाना, लेयरिंग, यानी दाब लगा करके भी अपने नए प्लांट का विकास कर सकते हैं। इसके अंदर पहली प्रोसेस जो है टीला दाब विधि, माउंट लेयरिंग, और दूसरा है वायु दाबी विधि या इसको गुट्टी विधि भी कहते हैं, एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग या टीला दाब विधि जो है, ये विधि अधिकांशतया
उन प्लांट्स में काम में ली जाती है जिनकी शाखाएं लचीली होती हैं। लचीली कौन से ऊतक की वजह से होगी? तो मैं बता दूं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर जो कोलेनकाइमा है उसकी वजह से शाखाओं में लचीलापन पाया जाता है। तो एक शाखा को अगर अपने इस तरीके से मोड़ें और मोड़ करके जमीन के अंदर दबा दें ताकि उनकी 2-3 जो पर्वत संधियां हैं, नोड जो है, नोड पार्ट भूमि के अंदर दब जाएं, जमीन के अंदर दब जाएं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात और इसके ऊपर अपने पानी डालते रहते हैं। कुछ समय पश्चात पर्वत संधियों से जड़ें निकल जाती हैं और इसको मूल पादप से अलग करके अन्य जगह पर लगा देते हैं और इससे एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस विधि में अपने क्या करते हैं, पौधे की एक लंबी लचीली शाखा को इस तरीके से घुमा करके मोड़ करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसका दोनों सिरे जो है वो बाहर रहते हैं, लेकिन पर्वत संधि जो है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं और इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, पानी डालते रहते हैं समय समय पर। कुछ समय पश्चात पर्वत संधि से क्या निकल जाती है, जड़ें निकल जाती है और नए पौधे का विकास हो जाता है। इसको मूल पादप, मातृ पादप से अलग करके नए पौधे का विकास किया जा सकता है, लेकिन सभी गुण इसी पादप के समान होते हैं क्योंकि ये कायिक जनन है। दूसरी विधि है वायुदाबी विधि या गुट्टी विधि। ये विधि अधिकांशतया वृक्षों के लिए काम में ली जाती है। वृक्षों के लिए काम में ली जाती है जिनकी शाखाएं मजबूत होती हैं, जिनमें मूसला मूल पाई जाती हैं। तो इसकी अगर अपने बात करें तो इसमें जैसे मान लो 2 शाखाएं हैं, तो ऊपर वाली शाखा और नीचे वाली शाखा इनका चयन करते हैं पहले, और उसके बाद में ये जो नीचे वाली शाखा है इसकी जो छाल है इसको उतार देते हैं। उतार करके जो उतरी हुई छाल का जो पार्ट है इसके ऊपर, इस शाखा के ऊपर मोस या रुई लपेट देते हैं और उसके बाद में ऊपर वाली शाखा पर एक मटकी बांध देते हैं। इस मटकी के नीचे वाले सिरे में एक छेद करके उसमें धागा या सूतली पिरो देते हैं और नीचे वाली जो शाखा है उसके जो लिपटी हुई रुई है उसके चारों तरफ बांध देते हैं। अब मटकी में पानी डालते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं जहाँ से छाल उतारी गई थी, जिसके चारों तरफ रुई या मोस लपेटा गया है, उस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और इस शाखा युक्त भाग को यहाँ से काट करके अन्य जगह पर लगा देते हैं और नए पादप का विकास हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, व्यापारिक उत्पादन के लिए टीला दाब विधि और वायुदाबी विधि या गुट्टी विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली प्रोसेस की बात करते हैं हमने, रोपण या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विधि क्या होती है, इनकी अगर अपने बात करें तो कौन कौन सी प्रोसेस द्वारा ग्राफ्टिंग की जाती है, इसके बाद में अपने बात करते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग जो होती है जिसमें 2 पौधों के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो एक ही पौधे पर नीचे आलू लग रहे हैं और ऊपर टमाटर लग रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें ग्राफ्टिंग की विधि द्वारा संभव हो सकती है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से पर अपने काट करके और टमाटर का जो स्टेम है वो जोड़ दिया जाए तो ऊपर टमाटर लगेंगे, नीचे आलू लगेंगे। तो यही मेथड अपने काम में लेते हैं कि 2 पौधों के अलग अलग हिस्सों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, संयुक्त होकर एक नए पादप का निर्माण करते हैं जिसका रोपण किया जाता है। यानी जो ऊपर बांधा जाता है दूसरा पौधा, जिसको अपने कलम कहेंगे, और जिस पर कलम रोपण किया जाता है उसको अपने कहेंगे पिस्कन। ये प्रोसेस आम, गुलाब, अमरूद, सेब, इन सभी प्लांट्स में काम में ली जाती है। तो अपने बात करते हैं कि ये रोपण की जो प्रक्रिया है
यानी ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है वो कितने प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले जीवारोपण टंग ग्राफ्टिंग, नाम से स्पष्ट है, जीवा के आकार का चीरा। स्कंद यानी जो नीचे वाला जो स्टेम है, आधार है, वो और कलम दोनों समान मोटाई के होते हैं। दोनों ही तने जिनको जोड़ा जाता है वो समान मोटाई के होते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर का वी के आकार का एक चीरा लगाते हैं और दोनों को फिट करके बांध देते हैं। ये देखिए, ये वी एक आकार का चीरा है और इसमें भी वी के आकार का चीरा है। तो इसको अपने कहेंगे टंग ग्राफ्टिंग, ये जीवारोपण। दूसरी विधि है वेज ग्राफ्टिंग, ये फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में प्रोसेस समान है, टंग ग्राफ्टिंग की समान ही है। इसमें स्कंद में वी के आकार का चीरा लगाते हैं। ये देखिए वी के आकार का, ये नीचे वाला पार्ट स्कंद है, ऊपर वाला कलम है। तो इसके अंदर ये वी के आकार का चीरा लगाया और कलम में वेज के आकार का चीरा लगा देते हैं, यानी वी शेप के अंदर इसको काट लेते हैं और इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। यहाँ से रस्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ से अगर रस्सी से बांध देते हैं कस करके, कुछ समय पश्चात इसमें जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से परिवहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये एक प्लांट बन जाता है। इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है मुकुट ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग, मुकुट रोपण। मुकुट रोपण की जो प्रोसेस है, इसमें स्कंद और कलम दोनों की मोटाई समान नहीं होती। इन दोनों में तो समान होती है। कौन कौन से में, जीवारोपण और फच्चर रोपण, यानी टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग में तो इक्वल होती है कलम और स्कंद की मोटाई। इसमें स्कंद की मोटाई अधिक होती है। जैसे मान लो एक मोटा सा तना है और उस पर पतले पतले तने के जो स्टेम हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अपने ग्राफ्टिंग कर देते हैं उसकी। तो जैसे मान लो ये नीचे वाला स्कंद है, इसकी मोटाई काफी अधिक है, इस पर पतले पतले स्टेम हैं वो इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात इनमें परिवहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नए प्लांट यानी कायिक जनन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग स्कंद की छाल में अपने एक टी आकार का चीरा लगाते हैं और इस चीरे के अंदर दूसरे पौधे की जो कलम है उसको फिट कर देते हैं और कुछ समय पश्चात इसमें परिवहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये लिविंग फॉर्म में रहती है। ये प्रक्रिया एक ही पौधे पर कई कलम लगा करके अलग अलग फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो सामने आई है। तो कायिक जनन द्वारा उजाड़ क्षेत्र को हम हरा भरा कर सकते हैं और कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। पौधों में पाई जाने वाली ये एक विधि है। निम्न श्रेणी के जीव जो जंतु हैं, एनिमल्स, उनके अंदर भी ये प्रोसेस यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन उस श्रेणी के जीवों में ये प्रक्रिया संभव नहीं है। तो आज अपने बात की पौधों के अंदर आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में। कल नेक्स्ट डे अपने बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। धन्यवाद। कल हमने देखा था अलैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। आज हम पहले चैप्टर के भाग 2 में लास्ट में एक पार्ट बचा हुआ है लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। पहले ये बात करेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और ये युग्मक आपस में संलयित होकर निषेचन की क्रिया द्वारा और युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। ये घटना लैंगिक जनन में संपन्न होती है। आवर्तबीजी पादपों में अगर अपने बात करें तो आवर्तबीजी पादपों में हमने देखा था आवर्तबीजी पादप की लाइफ साइकिल यानी पीढ़ी एकांतरण में हम देख चुके हैं कि मुख्य प्रभावी पीढ़ी कौन सी होती है। इसके अंदर
डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, द्विगुणित बीजाणुद्विद। तो द्विगुणित बीजाणुद्विद जो पादप शरीर होता है मुख्य प्रभावी पीढ़ी है और इसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अपने ये जानते हैं कि जब बीज को निकालते हैं, बीज अक्टूबर नवंबर ग्वार मोठ बाजरा का जो बीज निकाल लिया जाता है और क्या उस बीज को निकालते ही बो दिया जाए तो क्या वो अंकुरित हो जाएगा? डियर फ्रेंड्स, वो बीज अंकुरित नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब तक उनको उचित टेम्परेचर न मिले तब तक बीज का अंकुरण, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो जब बीज को निकाल दिया जाता है, ये बीज है, इसके चारों तरफ सीड कोट है और इसके अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ है। इसके अंदर क्या है? बीज के अंदर भ्रूण है और ये सीड कोट, इसके चारों तरफ का आवरण है, भ्रूण के चारों तरफ का, ये जब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक इसके फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी। और जब इस बीज को निकाल करके भंडार गृह में रखा जाता है तो ये दिसंबर और जनवरी के 0 डिग्री टेम्परेचर को सहन करता है। उसके बाद में मई और जून के ये 50 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर लेता है और जब वर्षा ऋतु आती है तब इसको बोया जाता है तो ये सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने पर डियर फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट निकलते हैं। ऊपर की साइड में जो भाग निकलेगा उसको अपने बोलेंगे सूट और नीचे की तरफ जो पार्ट निकलता है उसको बोलेंगे फ्रूट। सूट और फ्रूट। सूट का मतलब है पर्रोह और रूट का मतलब है जड़ें। इसी से आगे चल करके तना और पत्तियां बनेगी, पत्तियों का निर्माण होगा। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया के लिए किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। फ्लावर को धारण करते हैं, पुष्प को धारण करते हैं। तो पुष्प क्या है? एक रूपांतरित पर्रोह है। पुष्प का निर्माण इसी पर्रोह द्वारा, इसी सूट द्वारा। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड ऑफ सूट। पुष्प एक रूपांतरित पर्रोह है। और इस पुष्प की संरचना की अगर अपने बात करें तो एक कंप्लीट पूर्ण जो पुष्प होता है उभयलिंगी पुष्प है। जैसे एक लिंगी पुष्प होता है, जैसे मान लो काचरा है, मतिरा है, कुकुरबिटेसी कुल के जो भी प्लांट हैं उनमें एक लिंगी जो फ्लावर पाया जाता है उसमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। लेकिन उभयलिंगी जो पुष्प है उसमें नर और मादा दोनों जन्नांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी जो कंप्लीट पुष्प है, एक पुष्प में 4 भाग होंगे। सबसे बाहरी जो भाग होगा उसको कहेंगे अपने कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, और बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य कहलाएगा बाह्य दल या सेपल। ये सेपल है वो ग्रीन कलर के होंगे, हरे रंग के होंगे। इसके बाद इसके अंदर की तरफ चले, रंगीन पंखुड़ियों वाला भाग कोरोला, और जिसे अपने दलपुंज कहेंगे, और इसका प्रत्येक सदस्य दल या पेटल कहलाएगा। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है परागण की क्रिया के लिए। इसके बाद तीसरा पार्ट, ये दोनों आ जाते हैं सहायक चक्र के रूप में, इन दोनों को सहायक चक्र कहेंगे। और तीसरा भाग जो है इस पुष्प का नर जन्नांग, जिसको हमने पुमंग या एंड्रोसियम कहेंगे, नर जन्नांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुष्प का नर जन्नांग है एंड्रोसियम। और सबसे अंदर वाला पार्ट है जायांग, गाइनेशियम, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जन्नांग है पुष्प का। और इन दोनों को अनिवार्य चक्र या जनन चक्र के रूप में शामिल करते हैं। अब ये जो अनिवार्य चक्र है पुमंग, पुमंग के प्रत्येक सदस्य को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। और प्रत्येक पुंकेसर के 3 पार्ट होंगे। ये यहां से नीचे वाला पार्ट, पुष्प का नीचे का जिस भाग से पौधे से जुड़ा रहता है पुष्प वरंत या पेडिसेल कहलाता है। इसके ऊपर वाला थोड़ा भाग फूल करके मोटा हो जाता है, प्यालेनुमा हो जाता है, इसको पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। और इस थैलेमस पार्ट के ऊपर पुष्प या फ्लावर है वो स्थित होता है।
तो अपने बात कर रहे थे पुमंग। पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है और इस पुंकेसर के प्रत्येक पुंकेसर के अंदर 3 भाग होंगे। पहला पार्ट, नीचे से जो पार्ट जुड़ा हुआ है तंतुनुमा, उसको कहेंगे अपने पुतंतु, फिलामेंट। दूसरा पार्ट जिसको कहेंगे अपने कनेक्टिव या योजी, जो इस ऊपर वाले टोपीनुमा भाग के साथ में जुड़ा हुआ है, बीच का पार्ट है, कनेक्टिव या योजी कहेंगे, कनेक्टिव। और तीसरा ऊपर ये टोपीनुमा भाग जो आपको दिख रहा है, ये है प्राग कोश या पोलन शेक, या अपने इसको एंथर भी कह सकते हैं। और ये इसके नर जननांग के 3 पार्ट में अपने डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अंदर वाला जो गायनेशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके भी 3 पार्ट होंगे। अपर पार्ट जो है जिसके द्वारा प्राकणों को ग्रहण किया जाता है, उस पार्ट को अपने स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहेंगे। इसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है नलिका के रूप में, इसको वर्तिका स्टाइल कहेंगे। वर्तिका के नीचे फ्लास्कनुमा जो पार्ट है उसको अंडाशय या ओवरी कहेंगे। और इस अंडाशय वाले भाग के अंदर अंडाशय की दीवार से क्या लगे रहते हैं, बीजांड या ओव्यूल लगे रहते हैं, जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं बीजांड को, ओव्यूल। और इसके अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का। प्राग कोश के अंदर निर्माण होगा नर युग्मक का। तो अपने आवर्तबीजी पादप में उभयलिंगी पुष्प की संरचना के बारे में देखा। एक पुष्प के अंदर 4 भाग, पहला चक्कर बाहर की तरफ सबसे बाहरी बाहर है वो बाह्य दलपुंज, प्रत्येक सदस्य बाह्य दल, उसके अंदर की ओर दलपुंज यानी कोरोला, प्रत्येक सदस्य दल, उसके अंदर की साइड में नरजन्नांग पुष्प का पुमंग और पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर, उसके बाद में अंदर की ओर जायांग और जायांग का प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर। इसके बाद अपने बात करते हैं पुष्प के नर और मादा जननांग के बारे में बात करते हैं।